गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। इसमें एक पिक्चर है जिसमें कि एक पर्सन बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने घुटनों में सिर को रखे हुए है। इससे आप देख के ही पता लगा सकते हैं इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन का मतलब है कि हमारा कभी कभी हम ओकेजनली मतलब कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं। ब्लू ब्लू मतलब कि जैसे कि सब कुछ धुंधला सा, ऐसे टाइप की कुछ हमें क्लियर दिख ही नहीं रहा है, दुखी रहते हैं हम। ये जो फीलिंग है हमारी कुछ टाइम के लिए, जिसको हम शॉर्ट लाइव्ड, जिसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लाइव्ड मतलब कुछ टाइम के लिए है, और विद इन ए कपल ऑफ डेज ये कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो ये अपनी आपकी डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम मतलब कि जैसे आप अपना डेली लाइफ का रूटीन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका बेसिक केयर में इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्यूपेशन अगर आप जॉब वगैरह पे हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाता है, वहाँ काम करना आपको पसंद नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हम इसकी केयर करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं या हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो इसका कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कई बार ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में जाता है, तो उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट रहता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे आपकी डेफिनेशन। डिप्रेशन कॉमनली मेंटल डिसऑर्डर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि डिप्रेस मूड रहता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और प्लेजर मतलब जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी करने में, उनमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, कई बार होता है कि हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो वो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं कि मेरी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है, मेरी वजह से ये हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पे है लो सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ मतलब अपनी वैल्यू कम समझने लग जाते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। जैसे कई बार है हमारे फैमिली मेम्बर बार बार बोलते रहते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप किसी लायक नहीं है, उनको देखो। उसकी वजह से क्या रहता है कि हम अपने आप को दूसरों से कम आंकना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारा डिप्रेशन में अदर सिम्टम आते हैं। डिस्टर्बेंस इन स्लीप, मतलब कि नींद नहीं आएगी। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें नींद के दो पैटर्न होते हैं, एक तो आप स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, दूसरा उसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होती है, या जिसको हम अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग बोलते हैं, वो कंडीशन रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी एपेटाइट ही नहीं है, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप में एनर्जी कहाँ से आएगी। उसके साथ साथ पुअर कंसंट्रेशन हमारी रहती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पे ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते, अटेंशन डिक्रीज हो जाती है हमारे। इसमें आपका है लीडिंग कॉज डिसेबिलिटी शो किया गया है, जिसमें कि फोर्थ लीडिंग कंट्रीब्यूटरी है हमारे ग्लोबल बर्डन डिजीज़ में 2000 के अकॉर्डिंग, मतलब 2000 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे फोर्थ लीडिंग कॉज था। और 2020 में ये डिप्रेशन आता है आपका सेकंड लीडिंग कॉज हो जाता है, जो डेली लाइफ में एक्टिविटी वगैरह एज की वजह से है। मतलब कि किसी भी एज में हो सकता है, बहुत सेक्सेस में होने के चांसेस है, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में किसी भी एज में हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये 15 to 44 ईयर की एज में कंबाइंड जेंडर में होने के चांस हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्रेवलेंस में ये शो किया गया है कि जब ये जो है किसी भी एज में हो सकता है, ऑल जेंडर, ऑल मतलब किसी भी एज में है, कोई भी बैकग्राउंड का है। ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्ट इसमें दिया है कि 121 मिलियन कॉमन अफेक्ट आते हैं पीपल में। और डिप्रेशन है ये लीडिंग कोज है हमारा, जिसके वर्ल्ड वाइड, मतलब जिसकी वजह से कंडीशन बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट दिया भी जाता है तो जो ये डिप्रेशन की कंडीशन है वो कम हो सकती हैं, और 25% पीपल ये अफेक्ट होते हैं। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अगर हम उसको देते हैं तो 25% पीपल में ही ये ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। टाइप्स अगर हम देखें तो ये एक टाइप है, डिप्रेशन की टाइप है, जिसमें मॉडरेट डिप्रेशन डिसऑर्डर है, या जिसको हम मेजर डिप्रेशन बोलते हैं। डिस्थीमिया डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया है, ये आप बाइपोलर में भी वर्ड आता है। और माइनर डिप्रेशन है, जिसमें कि साइकोटिक डिप्रेशन है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SAD बोलते हैं।
इसके आगे आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम क्या क्या हैं। सबसे पहले परसिस्टेंट सैड, बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे हम लगातार सुबह से लेकर शाम तक। एंशियस या एम्प्टी फीलिंग, मतलब कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और पेसिमिशन, इसमें रहता है कि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है, हम किसी से हेल्प नहीं ले सकते, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फीलिंग ऑफ गिल्ट रहेगा, हम दुखी रहेंगे। वर्थलेसनेस, अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। हेल्पलेसनेस, हमें ऐसा लगेगा कि कोई हमारी हेल्प करने वाला ही नहीं है इस दुनिया में। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहता है और हम थकान फील करते हैं, मतलब पूरा दिन रेस्ट में भी हैं, कोई भी काम नहीं किया फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इसके साथ साथ जो आपकी हॉबी थी और जो आपका इंटरेस्ट था, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता था, उन चीज़ों में ही ये डिप्रेशन के टाइम पे आपको सैडनेस फील होगी, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और फटीग रहेगा पर्सन में। इसके आगे दिया है हमारा यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी अटेंशन डिक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, और कोई भी चीज़ हम डिटेल में याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया, तो डिटेल में क्या याद रखेंगे। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रहती है पर्सन को, क्योंकि जब उसको चीज़ें ही नहीं पता क्या हो रही है उसकी लाइफ में, तो उन चीज़ों को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इंसोम्निया, नींद नहीं आती, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्ली मॉर्निंग अवेकनेसफुल, मतलब जल्दी नॉर्मल टाइम से, जैसे 4 बजे या 4 से पहले जल्दी उठ जाएगा। और एक्सेसिव स्लीप भी हो सकता है, पर्सन बहुत ज़्यादा भी सोएगा। कई बार होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही सोते हैं, वो दुखी होने के बाद वो कंडीशन रहती है। ओवर ईटिंग भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन भी हो सकती है, और यहाँ पे बुलिमिया कंडीशन भी है। दोनों हमारा इसमें ईटिंग डिसऑर्डर में काउंट होती है, दोनों कंडीशन हो सकती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। थॉट ऑफ सुसाइड रहेगा, सुसाइड अटैम्प्ट रहेगा, या तो बार बार वो सोचेगा अपने आप को ख़त्म करने का, या अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे दरवाज़ा बंद करके, या तो नाइफ़ वगैरह से अपनी वेन काटने की कोशिश करेगा, या पंखे से लटकने की कोशिश करेगा, या घर में कोई मेडिसिन रखी है तो ओवर डोज लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद आता है बॉडी पेन, उसको रहेगा, क्योंकि वो हमेशा उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, उस चीज़ की वजह से क्या रहता है, जैसे हेडेक वगैरह रहेगा, बॉडी पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकते हैं। क्रैम्प क्योंकि जब वो खाना नहीं खा रहा है अच्छे से, उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। कई बार हमें भी होता है जब हम खाना कम खाते हैं या कुछ भी है, तो पैरों में ऐसे होता है जैसे कि खिंचाव सा हो जाता है, मसल में प्रॉब्लम हो जाती है, वैसी कंडीशन रहेगी। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या रहता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ इलनेस ऑफ वन को एग्जिस्ट विद डिप्रेशन, मतलब इसके साथ साथ डिप्रेशन के साथ साथ कौन कौन सी अदर कंडीशन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के चांस है। सबसे पहले आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रॉमा टाइप, जैसे कि किसी का जैसे आजकल क्या है कि बारिश का मौसम है, कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्लडिंग कंडीशन है, या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, तो वो जो कंडीशन होती है उसके होने के बाद जो लोग वहाँ पे हैं, जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, उनमें जो डिप्रेशन के स्ट्रेस के सिम्टम आते हैं वो होता है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके बाद आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट, एक पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, जिसमें कि पर्सन को क्या रहता है कि थॉट भी आते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग बार बार एक्ट आउट करता है। पैनिक डिसऑर्डर, एकदम से पैनिक डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर में काउंट होता है, जिसमें क्या है कि पर्सन किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, उसमें बेचैनी घबराहट होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है सोशल फोबिया, बाहर के लोगों से मिलने में उसको डर लगने लग जाता है, कहीं वो लोग वही मेरे सामने ना आ जाए जिसके मतलब उसकी वजह से जिसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, कहीं वो उसको सामने ना दिख जाए। नेक्स्ट आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर में साइकेट्रिक डिसऑर्डर में काउंट होता है, जिसमें कि ये सबसे ज़्यादा फीमेल में होता है। इसमें रहता है कि पूरा का पूरा दिन हमारे माइंड में परसिस्टेंट एंजाइटी उस चीज़ के रिगार्डिंग चलती रहती है। इसके बाद आता है यहाँ पे सीरियस मेडिकल इलनेस की वजह से भी होने के चांसेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से
आपने नोट किया होगा जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है हमें, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो हमारी पूरी बॉडी में अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी रेज रहने लग जाएगा और अदर चीज़ें आने स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट आता है कोज ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक और हेरिडिटरी। अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है डिप्रेशन की तो चांस है कि हम सबसे ज़्यादा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता है। मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही उससे मोनो मतलब कि एक जायगोट से बने होते हैं, तो उनमें। दूसरा है मदर या फादर में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में होने की चांस है। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मेडिकेशन। बायोलॉजिकल में रहता है जैसे हमारा ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है उस वजह से। बायोकेमिकल में है कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें अफेक्ट होने की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से होगा। थर्ड आता है डाइटरी में चेंजेस की वजह से। फोर्थ आता है इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि हमारे पेरेंट्स हमारा कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी सेम एज या आपसे जूनियर की गवर्नमेंट जॉब लग गई है और आप अभी तक प्राइवेट जॉब में हैं, ये है वो तो उस वजह से क्या रहता है कि हमारे माइंड में स्ट्रेस रहता है, हम अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते और उसमें मेन प्रॉब्लम आने की चांसेस होते हैं। तो उसकी बार बार जब यही इन्वायरमेंट हमें मिलता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारा सोशो कल्चर फैक्टर है, या सिचुएशन या रिलेशनशिप या पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, जिसमें सोशो कल्चर में जैसा हमारा सोसाइटी है जिस तरीके से है उसके अकॉर्डिंग मतलब उस एरिया में रहते हुए हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस, जिसमें कि सबसे पहले कैसे डायग्नोज करेंगे हम। सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग एक पूरा डिटेल टॉपिक है, उस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हिस्ट्री टेकिंग में रहता है कि हिस्ट्री कलेक्शन जिसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर से उसके बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कब से उसकी कंडीशन हुई है, क्या चीफ कंप्लेंट है, उसका फैमिली का स्ट्रक्चर, वो सब आएगा इसमें। दूसरा आता है यहाँ पे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि साइकेट्रिक कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि अपीयरेंस से लेके लास्ट इनसाइट तक के टोटल पॉइंट आते हैं, वो रहेगा। इसके बाद आता है ICD-10 क्राइटेरिया। ये हमारा ये जो ICD-10 क्राइटेरिया है इसमें जो डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग सिम्टम दिए हुए हैं वो विदिन 3 मंथ या 6 मंथ तक पेशेंट में पर्सन में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके हम फाइनलाइज करते हैं कि जो सिम्टम हैं वो उसको डायग्नोज कर रहे हैं एज ए डिप्रेशन। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे है मैनेजमेंट में है कि हम जब किसी पेशेंट को डायग्नोज कर लिया, हमने पर्सन को डायग्नोज कर लिया है एज ए डिप्रेशन, तो उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा। सबसे पहले आता है हमारा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। एंटी डिप्रेशन मतलब एंटी मीन्स डिप्रेशन के अगेंस्ट देंगे। इसमें सबसे पहले मेन फंक्शन होता है हमारे केमिकल का, और जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीरोटोनिन का लेवल है वो एबनॉर्मल हो रखा है हमारे ब्रेन में, उसको नॉर्मल करने के लिए, या जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए दी जाती है। अदर एंटी डिप्रेशन का मेडिसिन वर्क रहेगा हमारा डोपामिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा डोपामिन, उस पर वर्क करेगा। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की। सबसे पहले है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, जिसमें आपका प्रोजेक्ट है, एस्टेलोप्रेम है और सिटेलोप्रेम है, और इसमें आपका सर्टेलिन है, फ्लोक्सटीन है। ये सब मेडिसिन सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन होती हैं, कॉमनली यूज़ होती हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन का इम्बैलेंस हो रखा है उसको मिनिमाइज करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट। इसमें ओल्डर जनरेशन है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जो कि पावरफुल है बट आजकल यूज नहीं हो रही क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल जैसे एमिप्रामिन है, नॉरट्रिप्टिलिन है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें साइकोथेरेपी में है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम CBT भी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसमें नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है पेशेंट का, इसमें आपको मेरी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें किस तरीके से पर्सन के थॉट को हम चेंज करते हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल थ्योरी। इंटरपर्सनल थ्योरी है, ये पर्सन को खुद के बारे में समझने में हेल्प करती है, वर्क में
और जो उसका रिलेशनशिप है पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे वर्क पे अगर वो जॉब कर रहा है तो वहाँ के लोगों के साथ उसका रिलेशन हायर अथॉरिटी के साथ, या जैसे कोई स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका टीचर के साथ, साथ के स्टूडेंट के साथ, क्लासमेट्स के साथ रिलेशनशिप, और अपने घर पे कैसा रिलेशनशिप है उस पर हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या है कि एक फिजिकल थेरेपी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और उसमें क्या रहता है कि रीज़न क्यों दिया गया है, जब क्यों देते हैं हम ये जो डिप्रेशन में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, क्योंकि कई बार होता है कि पेशेंट अकेले मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, या मेडिसिन की वजह से उसको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। दूसरा आता है रेसिस्टेंट है पर्सन उन मेडिसिन से, मतलब पहले भी उसका ट्रीटमेंट चल चुका है और बाद में दोबारा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको प्रॉब्लम आती है। और उसके साथ साथ क्या रहता है कि अगर जैसे प्रेग्नेंट वीमेन है या लैक्टेटिंग वीमेन है, उनमें भी हम मेडिसिन अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बेबी में ब्लड ब्रेन बैरियर, या जैसे कि ये है लैक्टेटिंग वुमेन है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी में जा सकते हैं, उसमें बेबी में साइड इफ़ेक्ट कोज कर सकती है, तो उससे बचाने के लिए हम ECT देते हैं मदर पर्सन को। थैंक यू। आज का ये था मेरा टॉपिक। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम या आपका जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।